हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की साइंस की क्लास को शुरू करते हैं। साइंस की ये 5वीं क्लास है। क्लास 6 की बुक का 5वां लेसन है शरीर में गति। तो शरीर में गति होती है, किस प्रकार से होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे और ये लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इससे 1 या 2 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा है, बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे। श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का प्रेक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां निरंतर होती रहती हैं। आगे लिखा है, जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है। जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है। उपर्युक्त सभी उदाहरणों में आप के उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो आप इस स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चल कर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर, कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आगे लिखा है, चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। जिस प्रकार मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसी प्रकार जंतु भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, लेकिन उनके चलने का, टहलने का, दौड़ने का तरीका भिन्न होता है। कोई चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, कोई टहल कर जाता है, कोई दौड़ कर, कोई छलांग मारकर, कोई रेंग कर और कोई तैर कर भी। तो ये इनके तरीके हैं जंतुओं के। आगे लिखा है, जंतुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है। क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है। तो जंतुओं में इतनी भिन्नता क्यों है, इसके बारे में नीचे बताया जाएगा। तो कुछ जंतु जो होते हैं वो रेंग कर चलते हैं, मछली है वो तैरती है। इसके अलावा कुछ छलांग लगाकर चलते हैं। तो ये सब क्यों होता है, इसके बारे में नीचे पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ, उसके बाद जंतुओं के बारे में जानेंगे। लिखा है, जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं? आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने योग्य है, हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें। लिखा है, एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? क्या आप अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं? क्या आपका कंधा भी गति करता है? पीठ के बल लेट जाइए तथा अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। इसी प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए। अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते हुए अंगुलियों से कंधे को छुइए। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? तो कुछ गतियों को करना है। ये गति हम लोग तभी कर सकते हैं आगे लिखा है, क्या आपने ध्यान दिया कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। यानी कि शरीर का वही भाग मुड़ या घूम पाता है
तो हम लोग अपने हाथों को ऊपर उठा सकते हैं, घुमा सकते हैं, पैरों को भी घुमा सकते हैं। तो ये किस लिए संभव है? क्योंकि यहाँ पर दो हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यानी यहाँ पर जोड़ है। आगे लिखा है, क्या आपने ध्यान दिया कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को संधि कहते हैं। जहाँ पर दो हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तो उस स्थान को क्या कहते हैं? संधि। आगे लिखा है, यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति को करना संभव होता? तो यदि संधि ना होती तो हम लोग अपने शरीर के किसी भी भाग को मोड़ या घुमा नहीं पाते। आगे लिखा है, अपनी अंगुली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, अंगुली एवं पादांगुलियों को दबाइए। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी अंगुली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचनाएं अस्थियां हैं। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं है, वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी हुई हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहां ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। तो ये जो शरीर में हड्डियां हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तभी हम लोग अपने शरीर से तो शरीर में विभिन्न प्रकार की अस्थियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जहां पर ये जुड़ी हैं उस स्थान को संधि कहते हैं और इन्हीं संधियों के कारण ही हम लोग अपने हाथ या शरीर के विभिन्न भागों को मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं। अगर ये जोड़ ना हो तो ऐसा करना संभव नहीं है। आगे लिखा है, विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। आइए उनमें से कुछ के बारे में जानें। तो ये जो संधियां बताई गई हैं इनसे आपको एक प्रश्न देखने के लिए मिलेगा कि शरीर के कौन से भाग में कौन सी संधि है, तो आपको बताना होगा। तो सबसे पहले है कंदुक खल्लिका संधि। तो ये है कंदुक खल्लिका संधि, इसके बारे में लिखा हुआ है। तो इसको समझाने का प्रयास किया गया है कि एक कटोरी में एक गेंद लेनी है और गेंद पर ये कागज़ का बेलन चिपका देना है। तो इस तरीके से कंदुक खल्लिका संधि होती है। नीचे लिखा भी है, यही लिखा है जो अभी बताया है, तो यहाँ से पढ़ लेते हैं। लिखा है, कागज़ की एक पट्टी को एक बेलन के रूप में मोड़िए। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में छेद करके उसमें मोड़े हुए कागज़ को डालिए, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। आप कागज़ के बेलन को गेंद पर भी चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज़ का बेलन भी घूमता है? तो ये इस तरीके से होती है। आगे लिखा है, अब कल्पना कीजिए कि कागज़ का जो बेलन है आपका हाथ है तथा गेंद इसका एक सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। तो कंदुक खल्लिका संधि कंधे में पाई जाती है, इस बात को याद रखना है। आगे लिखा है, एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहका में धंसा है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। तो आपको याद रखना है कंधे में जो है वो पाई जाती है कंदुक खल्लिका संधि। अब लिखा है धुराग्र संधि के बारे में। तो चलिए धुराग्र संधि के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये कहाँ पाई जाती है? ये यहाँ पाई जाती है, इस चित्र में आप देख सकते हैं। लिखा है,
गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि है, यानी जो संधि गर्दन और सिर को जोड़ रही है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिसमें कंदुक खल्का संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। तो गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली जो संधि है वह कहलाती है धुराग्र संधि। अब लिखा है हिंज संधि के बारे में, तो हिंज संधि के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इन संधियों से आपको एक प्रश्न मिलेगा, इसलिए इनको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो हिंज संधि जो है वह घुटने में पाई जाती है। ये आप यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं। तो इसके बारे में लिखा है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहिनी में हिंज संधि होती है। हिंज का मतलब है कब्जा। तो कब्जा जो है, जिस प्रकार से दरवाजे में कब्जे लगे होते हैं तो दरवाज़ा जो है वो एक तरफ ही खुलता है, जैसे अंदर की तरफ दरवाज़ा खुलता है, बाहर नहीं खुल सकता, तो ऐसा कब्जों के कारण होता है। तो ऐसे ही हिंज संधि होती है। हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहिनी में हिंज संधि होती है जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति होती है, और घुटने में भी हिंज संधि होती है। तो ये केवल एक दिशा में ही गति कर सकते हैं जिसमें हिंज संधि होती है। तो आपको याद रखना है, कोहिनी में हिंज संधि होती है और घुटने में हिंज संधि होती है। अब पढ़ लेते हैं अचल संधि के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है। तो अचल का मतलब है कि जो हिल डुल ना सकें। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है हमारे शरीर की अस्थियों के बीच कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न हैं जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब आपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। तो आपको याद क्या रखना है कि ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य जो संधि पाई जाती है वह है अचल संधि। ये मानव कंकाल है, आप लोग देख सकते हैं। नीचे लिखा है क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। तो ये इस तरीके से होते हैं एक्सरे। यदि हड्डी में कोई टूट फूट हो गई है तो उसे एक्सरे द्वारा ही देखा जा सकता है। आगे लिखा है अपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी भाग तथा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाएं। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक इसी प्रकार अनुभव करें और एक्सरे चित्र से तुलना कर प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आगे लिखा है अपनी अंगुलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? क्या आपकी कलाई लचीली है? यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है जिन्हें कार्पेल कहते हैं। यदि इसमें एक ही अस्थि होती तो क्या होता? तो यदि एक ही अस्थि होती तो हम लोग हाथ को मोड़ नहीं पाते, सामान को उठा नहीं पाते। इन्हीं संधियों के कारण ही हड्डियां मुड़ती हैं और हम लोग अपने कार्य को कर पाते हैं। अब आगे जानेंगे पसलियों के बारे में। तो इसी के बारे में लिखा है गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोकें, यानी सांस को भरना है और अपने अंदर ही इसे रोकना है।
अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसलियों को आप गिन सकते हैं गिन लीजिए। चित्र को ध्यान से देखिए और वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपर्युक्त अनुभव से कीजिए। हम देखते हैं कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। ये होता है पसली पिंजर, और ये अस्थियां जो हैं ये इस तरीके से मुड़ी हुई होती हैं और बीच में ये जुड़ी होती हैं। आगे लिखा है, वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। तो एक तरफ जो है 12 पसलियां होती हैं। ये तो ये इस तरह पसली पिंजर ये होता है। हड्डियां मुड़ी हुई होती हैं और ये बीच में जुड़ी होती हैं। एक तरफ पसलियों की संख्या होती है 12। तो ये याद रखना है कि एक तरफ पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। आगे लिखा है, अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पांव की अंगुलियां छूने को कहिए। क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है? अपनी अंगुलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है, यानी पीठ के बीचों बीच जो हड्डी है उसमें कई हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं, तो वह कहलाती है मेरुदंड। आगे लिखा भी है, यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बना है जिन्हें कशेरुका कहते हैं। यानी ये जिन अस्थियों से मिलकर बना है, छोटी छोटी अस्थियों से, उनको कहते हैं कशेरुका, और ये पूरी संरचना मेरुदंड कहलाती है। आगे लिखा है, मेरुदंड 33 कशेरुकाओं का बना होता है। यही आपको याद रखना है कि मेरुदंड कितनी कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है, तो वह है 33। आगे लिखा है, पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा है। तो जो पसली पिंजर है वह भी इन्हीं अस्थियों से जुड़ा होता है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता था? अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार पर धक्का लगाने के लिए कहिए। उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करे। क्या आपको उसके कंधे के समीप 2 उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं? इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। तो इस चित्र में भी आप कंधे की अस्थि को देख सकते हैं, या अपने शरीर में भी आप इसे महसूस कर सकते हैं। आगे लिखा है, यह संरचना श्रोणी अस्थियां हैं। ये वाली संरचना की बात हो रही है। श्रोणी अस्थियां ये हैं, तो इसी के बारे में यहाँ पर लिखा है यह संरचना श्रोणी अस्थियां हैं। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। तो यह कूल्हे का वह हिस्सा है जिसके सहारे हम लोग बैठते हैं, और ये अस्थियां क्या कहलाती हैं? श्रोणी अस्थियां। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है। अब खोपड़ी की अस्थियों के बारे में लिखा है, आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियों तथा संधियों के बारे में चर्चा की। कंकाल के अतिरिक्त कुछ अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। यानी कुछ अंग ऐसे भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं हैं लेकिन उन्हें मोड़ा जा सकता है, वे कहलाते हैं उपास्थि।
तो उपास्थि कहाँ पर होती है इसके बारे में लिखा है अपने कान को स्पर्श कीजिए, क्या आप किसी कठोर अस्थि का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको अंगुलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ? क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली, परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है। ये उपास्थि है। शरीर की संधियों में उपास्थि पाई जाती है। तो कान से समझ लीजिए, ये होता है कर्णपाली जो नीचे का हिस्सा है, तो ये मुलायम होता है, और ये ऊपरी हिस्सा है तो इसमें पाई जाती है उपास्थि। तो ऊपर का जो हिस्सा होता है थोड़ा कठोर होता है इसकी अपेक्षा। इसके अलावा उपास्थि जो है शरीर की संधियों में भी पाई जाती है। तो कान में पाई जाती है उपास्थि और शरीर के अनेक संधियों में भी। आगे लिखा है, हमने देखा कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों एवं संधियों उपास्थियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख बनाएं। आगे लिखा है, हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती हैं। तो हड्डियों को गति प्रदान करने में कौन सहायता करता है? तो पेशियां सहायता करती हैं हड्डी को गति प्रदान करने में। तो अब पेशियों के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, अपने हाथ की मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छू कर देखिए। क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? इसे पेशी कहते हैं। संकुचित लंबाई होने के कारण, संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर आती हैं। तो ये संकुचित हो जाती हैं, इसलिए ये उभर आती हैं। तो अगर आप अपने हाथ को इस तरीके से मोड़ते हैं तो आपको ऐसे उभरा हुआ भाग दिखाई देता है, तो ये पेशियां होती हैं। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए। पेशियों का क्या होता है? क्या अभी भी संकुचित अवस्था में है? चलते अथवा भागते समय अपने पैरों की पेशियों में इसी प्रकार का संकुचन आप देख सकते हैं। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है। यानी संकुचन की अवस्था में पेशी जो है वह छोटी हो जाती हैं, कठोर एवं मोटी। संकुचन का मतलब है सिकुड़ना। आगे लिखा है, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती। अतः अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। तो आपको इतना सब कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि अस्थि कैसे गति करती है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अस्थि को गति प्रदान करने में कौन सहायता करता है। तो वे पेशियां होती हैं और दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं, तब अस्थि को गति प्रदान कर पाती हैं। तो आपको ये दो बातें महत्वपूर्ण हैं, यही याद रखना है। अब लिखा है, क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती हैं? केंचुए अथवा घोंघे में क्या होता है? आइए कुछ जंतुओं की गति का अध्ययन करते हैं। तो अभी मनुष्य के बारे में पढ़ लिया, संधियों के बारे में, हड्डियों के बारे में, उपास्थि के बारे में, और ये किस प्रकार से गति करती हैं अस्थियां, उनके बारे में। अब ये पढ़ेंगे कि जंतु कैसे गति करते हैं, यानी जंतुओं की चाल जो है वह किस प्रकार संपन्न होती है, इसके बारे में। तो चलिए
शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है केंचुए के बारे में, तो केंचुए के बारे में पढ़ लेते हैं कि केंचुआ किस प्रकार गति करता है। तो चलिए केंचुआ कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे सिरे से सटा कर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती परंतु इसमें पेशियां होती हैं। महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है कि केंचुए के शरीर में कोई भी अस्थि यानी हड्डी नहीं होती परंतु पेशियां होती हैं। आगे लिखा है पेशियां इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है तथा अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केंचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूक यानी बाल जैसी आकृति होती हैं। ये सूक पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है जिससे पौधों को फायदा होता है। तो केंचुआ क्या करता है, पहले अपने पश्च भाग से भूमि को जकड़ लेता है और अग्रभाग को आगे की तरफ फैलाता है। उसके बाद अग्रभाग को भूमि से जकड़ लेता है और पिछले भाग को आगे की ओर ले आता है। तो ऐसा ये बार बार दोहराता है और मिट्टी पर आगे की तरफ बढ़ता जाता है और इसके जो रास्ते में मिट्टी आती है वह इसे खा लेता है और अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। इसके शरीर में छोटे छोटे बाल जैसी आकृति होती है जिन्हें क्या कहते हैं, सूक कहते हैं। और ये सूक पेशियों से जुड़ी होती हैं और ये उसकी पकड़ को मिट्टी में मजबूत बनाते हैं। कौन बनाते हैं? सूक। बाल जैसी ये संरचनाएं होती हैं। तो ये केंचुए के बारे में याद रखना है। अब घोंगे के बारे में पढ़ लेते हैं कि घोंगा कैसे गति करता है। लिखा है किसी बगीचे में एक घोंगे का अवलोकन कीजिए। क्या आप इसकी पीठ पर गोल संरचना देखते हैं? ये होता है घोंगा और इसके पीठ पर ये गोल संरचना पाई जाती है। इस गोल संरचना को क्या कहते हैं? कवच कहते हैं। आगे लिखा है इसे कवच कहते हैं और यह घोंगे का बाह्य कंकाल है परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता। यह कवच एकल एकक होता है और यह घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। यह घोंगे के साथ खिंचता जाता है। घोंगे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका परीक्षण कीजिए। जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर उसके चलने के ढंग का परीक्षण कीजिए। कवच का छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा है। मोटी संरचना इसके पैर हैं जो दृढ़ पेशियों के बने होते हैं। आप सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक ओर थोड़ा सा झुकाइए। पैर की लहरदार गति दिखाई देती है। तो ये जो कवच होता है इससे सर और इसके पैर बाहर निकलते हैं। ये कवच इसके चलने में कोई सहायता नहीं करता, बस इसके साथ खिंचता जाता है। ये बाह्य कंकाल होता है लेकिन हड्डियों का नहीं बना होता है और इसके जो पैर होते हैं वह दृढ़ पेशियों के बने होते हैं। ये बात याद रखना है। अब तिलचट्टे के बारे में पढ़ लेते हैं कि तिलचट्टा कैसे गति करता है। तो तिलचट्टा यानी कॉकरोच जो सभी ने ही देखा होगा। तो तिलचट्टा जमीन पर चलता है।
दीवार पर चढ़ता है और वायु में भी उड़ता है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। तो जो कॉकरोच होता है उसके 3 जोड़ी यानी 6 पैर होते हैं और शरीर जो है वह बाह्य कंकाल से ढका होता है। ये हवा में भी उड़ते हैं, दीवार पे भी चढ़ जाते हैं और ज़मीन में भी चलते हैं। आगे लिखा है वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर सकरे एवं पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। यानी आगे के जो पैर होते हैं वो थोड़े सकरे होते हैं और पिछले पैर चौड़े होते हैं लेकिन पतले बहुत होते हैं। आगे लिखा है तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके परों को। तो कॉकरोच के बारे में जान लिया कि ये किस प्रकार से गति करता है। अब पक्षियों के बारे में जानेंगे कि पक्षी किस प्रकार से गति करते हैं। लिखा है पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बतख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसीलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पश्चपाद की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती हैं। तो कुछ पक्षी जो होते हैं हवा में उड़ते हैं, कुछ भूमि पर चलते हैं, कुछ पानी में तैरते हैं। तो इनका जो शरीर होता है, इनकी जो अस्थियां होती हैं उनमें वायु प्रकोष्ठ होते हैं। इसी कारण इनकी अस्थियां हल्की होती हैं और इनका शरीर जो है इन्हें उड़ने में सहायता देता है हल्का होने के कारण। आप इस चित्र में पक्षी का कंकाल देख सकते हैं कि किस प्रकार से अस्थियां इनकी व्यवस्थित हैं। तो पक्षियों के बारे में ये याद रखना है कि इनकी जो हड्डियां होती हैं उनमें वायु प्रकोष्ठ होते हैं, इसलिए वे हल्की होती हैं और उड़ने में सहायता प्रदान करती हैं। उनका शरीर जो है उड़ने के लिए अनुकूलित है। अब मछली की गति के बारे में जानेंगे कि मछली किस प्रकार से गति करती है। तो इसके लिए थोड़ा सा समझना है कि कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे। इसे धीरे से धक्का दीजिए। क्या यह जल पर आगे की ओर तेजी से जाती है? अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी ओर से जल में जाए। क्या इस प्रकार नाव जल में सरलता से चल सकती है? तो नाव जो है सभी ने चलाई होगी, तो सभी लोगों को पता होगा कि नाव किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ती है। आगे लिखा है क्या आपने ध्यान दिया है कि नाव की आकृति काफी सीमा तक मछली जैसी है। मछली का सिर एवं पूंछ इसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। तो आप देख सकते हैं कि चित्र में कि ये मछली का जो पिछला हिस्सा है और आगे का भाग है ये नुकीला होता है इसके मध्य भाग की अपेक्षा। मध्य में भाग थोड़ा मोटा होता है लेकिन आगे का और पिछले का भाग नुकीला होता है। आगे लिखा है इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। जैसे शरीर का जो अगला भाग है वह जिस दिशा में मुड़ता है तो पिछला भाग उसके विपरीत दिशा में जाता है। आगे लिखा है मछली चित्र के अनुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। यानी
उसका शरीर आगे का जो भाग है जिस तरफ मुड़ेगा तो पूंछ विपरीत दिशा में जाएगी। आगे लिखा है, इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें मछली की गति को दिखाया गया है। जैसे इसका जो आगे का भाग है इस दिशा में गया तो पूंछ विपरीत दिशा में जाएगी। तो इसी प्रकार से मछली इसी क्रम ताल में गति करती रहती है। इसका शरीर जो है धारा रेखी होता है, इस बात को याद रखना है। एक प्रश्न मछली से ये पूछा जाता है कि मछली कैसे श्वास लेती है। तो मछली जो होती है उसे जल में श्वास लेने के लिए उसके पास गलफड़े होते हैं और उन्हीं के द्वारा वह सांस लेती है। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है। आगे लिखा है, मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह विशेष अरित्र पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। तो मछली के शरीर पर और भी ये पंख पाए जाते हैं जो उनको जल में तैरने के लिए और दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। तो गोताखोर भी इसी तरीके से विशेष तरीके के अरित्र पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने के लिए सहायता कर सकें। आगे लिखा है, सर्प कैसे चलते हैं। सर्प यानी सांप। मछली की गति के बारे में पढ़ लिया, पक्षियों के बारे में पढ़ लिया, केंचुआ, तिलचट्टा, घोंगा, इनके बारे में भी पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे सर्प कैसे चलते हैं। तो लिखा है, क्या आपने कभी सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है? क्या यह सीधा चलता है? लिखा है, सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। वे परस्पर जुड़ी होती हैं चाहे वे दूर ही क्यों ना हों। पेशियां मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय में जो मुड़ा होता है। इस प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है परंतु सरल रेखा में नहीं चल सकता। यानी सर्प जो है, आप ये सोचें कि सर्प ऐसा सीधा चला जाए, नहीं चल सकेगा। वह ऐसे चलता है इस तरीके से। तो ये वलय जैसे बनते जाते हैं जो उसको आगे चलने में सहायता करते हैं। आगे लिखा है, हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियों एवं पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। पहेली एवं बूझों के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न हैं। इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से ऐसे प्रश्न पूछे थे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? यह विशेष अंग उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायक हैं? विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानताएं हैं एवं विभिन्नताएं हैं? विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है? मनुष्य के 2 पैर तथा गाय और भैंस के 4 पैर क्यों होते हैं? बहुत से जंतु संपादी होते हैं, क्यों? हमारे पैरों के मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यों है? तो ये अरस्तु की जो किताब है इसका नाम आप लोगों को याद रखना है, गेट ऑफ एनिमल्स। और इनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं ये प्रश्न उन्होंने स्वयं अपने आप से पूछे थे। तो आज के लेसन में जंतुओं की मनुष्य की गति के बारे में जाना, हड्डियों के बारे में जाना। अब ये यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, इसको और पढ़ना आवश्यक है क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है। बेहतर जीवन के लिए योग, यानी योग क्यों किया जाता है? तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यही पूछा जा सकता है कि योग दिवस कब मनाया जाता है।
और ये भी पूछा गया है कि योग क्यों किया जाता है, तो इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है, योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। योग व्यक्ति को स्वस्थ रखता है। यह मेरुदंड को सीधा रखने में मदद करता है, जिससे आप सीधे बैठते हैं, झुक कर नहीं। योग की कई मुद्राएं ऐसी हैं जिसमें आप स्वयं का वजन उठाते हैं, जिससे अस्थियां मजबूत होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती हैं। यह जोड़ों के दर्द को कम करती हैं, जो अधिकतर बुजुर्ग लोगों में देखा जाता है। इससे शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं। इससे हृदय भी स्वस्थ रहता है, जिससे वह अधिक दक्षता से कार्य करता है। कुछ योग आसन ऐसे हैं जिसे एक प्रशिक्षित व्यक्ति की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। इससे प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, इसलिए इसे बता दिया है। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।